संस्कृत एरा की प्रस्तुति भाषा विज्ञान के इस सीरीज में लेक्चर 6 के अंतर्गत वैदिक और अवेस्ता भाषाओं की तुलना साम्य और वैषम्य के संदर्भ में आज देखने वाले हैं। तो जिसके मुख्य पाठ्य बिंदु होंगे भूमिका, साम्य सिमिलरिटी के कुछ आधारभूत बिंदु होंगे जिसके अंतर्गत आप 7 बिंदु देखने वाले हैं। भारोपीय ह्रस्व स्वरों का समान परिवर्तन, भारोपीय उदासीन स्वर का ई में बदल जाना, भारोपीय र और ल में अभेद, मूल भाषा की स्वध्वनि का परिवर्तन, य व का लोप, शब्दकोश और शब्द रूप का साम्य, लकारों का साम्य। इसी प्रकार वैषम्य के भी कई आधारभूत बिंदु होंगे जो उसी जगह पर देख पाएंगे जहां पर यह बिंदु आएगा। और मुख्य परीक्षा चाहे वह यूपीएससी हो या जहां भी लिखित परीक्षा होती है पीसीएस में, या व्याख्याता परीक्षा में जहां लिखित परीक्षा होती है, या एमए बीए में जहां भी भाषा विज्ञान का सिलेबस है, उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनको यह पता होगा कि यह प्रश्न तो पूछा ही जाता है। प्रश्न किस तरह के बन सकते हैं, इसको संस्कृत और हिंदी दोनों रूपों में आप देख सकते हैं। वैदिकावेस्ता भाषयो तुलना साम्यं वैषम्यं च। वैदिक और अवेस्ता भाषाओं की तुलना साम्य और वैषम्य के संदर्भ में, या इसको आधार बना के आप करिए। या बन सकता है वैदिकावेस्ता भाषयो साम्यं वैषम्यं च सोदाहरणं दर्श्यत। वैदिक और अवेस्ता भाषाओं के साम्य और वैषम्य को सोदाहरण प्रतिपादित कीजिए। अथवा क्या बन सकता है, भारतीयार्ज भाषा ईरानी भाषयो की दृशं साम्यमिति संबद्धोदाहरणैः प्रदर्श्यताम्। भारतीय, आर्य और ईरानी भाषाओं में किस तरह की साम्यता है, एक रूपता है, इसे सोदाहरण प्रदर्शित कीजिए। अथवा बन सकता है भारतीय ईरानी शाखायाः एकत्व प्रतिपादकानि लक्षणानि प्रकटयत। भारत ईरानी शाखा के एकत्व प्रतिपादक लक्षणों को बताएं। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभू राय। संस्कृत एरा में आपका हार्दिक स्वागत है। भाषा विज्ञान के इस सीरीज में लेक्चर 6 के अंतर्गत वैदिक और अवेस्ता भाषाओं की तुलना साम्य और वैषम्य, इसको आधार बना करके किया जाएगा। तो बिना विलंब के इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम बिंदु भूमिका। लिखित परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण और कई बातों को अपने में समेटे हुए है जिससे आपकी अवधारणा मजबूत होगी। तो चलिए देखते हैं। भारोपीय भाषा परिवार की इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की फैमिली की एक महत्वपूर्ण शाखा है भारत ईरानी। इससे पहले की कक्षाओं में केंतुम और शतम वर्ग के रूप में बांट करके भाषा परिवार को बताया गया था, जिसमें आपने पढ़ा था केंतुम वर्ग की 6 शाखाएं और भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत आपने देखा था शतम वर्ग के अंतर्गत 4 शाखाएं, जिसमें एक भारत ईरानी शाखा है। आप चाहें तो संस्कृत एरा चैनल पर जाकर के इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यह भारोपीय भाषा परिवार की एक महत्वपूर्ण शाखा है भारत ईरानी, शतम वर्ग शाखा में एक। इस शाखा की भाषाओं का प्रयोग वर्तमान ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बहुत बड़े भूभाग में होता है। इस शाखा की 2 उपशाखाएं हैं, ईरानी और भारतीय आर्य शाखा। ईरानी शाखा और भारतीय आर्य शाखा। ईरानी शाखा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जिंद अवेस्ता है। याद रखना होगा, आप लोग जानते भी हैं। और इसका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व है। अगर आज से बात करें तो कम से कम 3000 साल पहले की बात हो रही। और भारतीय आर्य शाखा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ, उपलब्ध साहित्य ऋग्वेद है, और जिसका समय 2000 ईसा पूर्व है। और अगर आज से बात करें तो लगभग 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। दोनों शाखाओं में इतना साम्य है, इतनी समरूपता, सिमिलैरिटी है कि पिछली शताब्दी में ही भाषा शास्त्रियों ने
इन दोनों को एक ही शाखा माना, जिसे आर्य शाखा कहा गया। यानी पूछा जाएगा अवेस्ता और वेद किस शाखा का, किस भाषा फैमिली का ये पार्ट है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आर्य शाखा का ही ये भाग है। कहा जाता है कि दोनों शाखाओं के भाषाभाषी खीवा के सादवल मैदान तक साथ रहे थे। आर्य कहां से आए, ये कहां के मूल निवासी थे, ये भारत की ओर कैसे आए, यूरोप की ओर कैसे गए, ये तो इतिहास का विषय बिंदु है। लेकिन भारोपीय परिवार का एक सामान्य परिचय, एक वीडियो बनाया गया है, जिसमें जाकर के आप ये देख सकते हैं कि उसमें आर्य के मूल स्थान की कल्पना की गई है, वो कहाँ से चले होंगे, कहाँ से चले थे। तो कहा जाता है ये सेंट्रल एशिया वाले पार्ट के खीवा के सादवल मैदान तक एक साथ रहे थे, और वहां से ईरानी शाखा पश्चिम चलकर ईरान पहुंच गई, और भारतीय आर्य शाखा गांधार प्रदेश से होते हुए, अभी वर्तमान में गांधार अफगानिस्तान वाले इलाके में है, गांधार प्रदेश से होते हुए सप्त सिंधु क्षेत्र में पहुंची, जहां वर्तमान की 7 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, साथ में और भी इन नदियों को मिला करके वो इस इलाकों को सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया है, जहां ऋग्वेद के मंत्रों का गान आरंभ हुआ। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सप्त सिंधु क्षेत्र में जब आर्य शाखा पहुंची गांधार से आगे बढ़ करके, तो यहीं पर ऋग्वेद के मंत्रों का गान प्रारंभ हुआ। ईरानी शाखा में बहुत दिनों तक जरथुस्त्र नामक धार्मिक विद्वान ने अवेस्ता की गाथाओं की रचना की। लोग जरथुस्त्र को अवेस्ता के गाथाओं की रचना के बारे में उनको रचनाकार माना जाता है। आरंभिक ग्रंथों की भाषाओं में, जो शुरुआती दौर की जो रचनाएं हैं दोनों शाखाओं में, उन ग्रंथों की भाषाओं में अद्भुत साम्य है, जैसे संस्कृत और प्राकृत में। कालांतर में यानी बाद में विकसित दोनों क्षेत्रों की भाषाओं में विषमता बढ़ती गई। आरंभिक जो दोनों शाखाओं के जो ग्रंथ हैं, आरंभिक ग्रंथ, उसमें काफी साम्यता है आरंभिक ग्रंथों में। लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ते गए, तो दोनों भाषाओं में विषमता, डिससिमिलरिटी बढ़ती चली गई। ऋग्वेद और अवेस्ता में रूप का बहुत साम्य है। जो शब्द रूप आप देखते हैं या धातु रूप देखते हैं, उसमें रूप में काफी एक रूपता है, सिमिलरिटी है। कुछ ध्वनियों में परिवर्तन से एक का रूपांतर दूसरी भाषा में हो सकता है। केवल ध्वनि को थोड़ा सा बदल करके अगर देख लीजिए तो आपको लगेगा कि दोनों तो एक ही है। एक उदाहरण है अवेस्ता की एक पंक्ति का। एक पंक्ति का रूपांतर आप वैदिक भाषा में देखिए कि यह बदल करके क्या हुआ है। अवेस्ता में है, यो यथा पुत्र अम तौरूनम होमम वंद एत मश्यो। यो यथा पुत्र अम तौरूनम होमम वंद एत मश्यो। अब आराम से देखिए कि वैदिक में ही इसी का रूपांतरण किस रूप में है। यो रह गया है, यथा रह गया है, पुत्र अम पुत्रम, वो तो ध्वनि का परिवर्तन है इसलिए वहां थ दिख रहा है, यहां पर त दिख रहा है। तौरूनम यहां है तरुणम, होमम यहां है सोमम। यहां पर स का अवेस्ता में ह हो जाता है, वह परिवर्तन देखेंगे भी, ग्रीम ग्रासमान नियम पढ़ेंगे या आज भी कई बिंदुओं पर चर्चा होगी दोनों में साम्यता को देखने के लिए। वंद एत वंदेत मत्स्यो मर्त्य। इस प्रकार इनमें कुछ ध्वनियों का भेद है, अन्यथा शब्द रूप और धातु रूप समान है और शब्दकोश भी समान है। मीनिंग देखिए ना, यो यथा पुत्रम तौरूनम होमम वंद एत मर्त्य, अर्थ भी तो वही है। यहां इन दोनों भाषाओं की तुलना के प्रसंग में भारतीय आर्य और ईरानी भाषाओं का
भारतीय, आर्य और ईरानी भाषाओं का साम्य वैषम्य अलग अलग करके पृथक पृथक यहाँ पर बताए जाएंगे, जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा। और जो आज का विषय बिंदु है, वैदिक, संस्कृत और अवेस्ता में साम्य वैषम्य तुलना करना है, तो तुलना का आधार वही बनता है कि दोनों में क्या एक रूपता है, समानता है, और दोनों में क्या असमानता है। तो आप साम्यता के जो बिंदु है आप उसको आप देख सकते हैं, सिमिलरिटी के क्या क्या आधार हैं। तो स्टार्टिंग में भी बताया गया है कि ह्रस्व स्वरों का दोनों में एक जैसा बदलाव आता है, दोनों भाषाओं में मिलेगा। मूल भारोपीय में जो ह्रस्व आएगा उसको वैदिक, संस्कृत और अवेस्ता में एक जैसा परिवर्तन आप देख पाएंगे। उदासीन स्वर जो है भारोपीय में, जिसके लिए पूर्व के वीडियो में आपको बताया गया था कि उसका सिंबल इस तरह से लिखते हैं, उल्टा ए की तरह। उदासीन स्वर जिसको श्वा बोलते हैं, इसको श्वा कहा जाता है, ई के रूप में यह बदल जाता है। और भारोपीय र और ल में कोई भेद नहीं है। मूल भाषा स्वध्वनि के परिवर्तन को आप देखेंगे, य व के लोप को देखेंगे, शब्दकोश शब्द रूप को आधार बना करके आप चेक कर पाएंगे कि दोनों में एक रूपता किस तरह से है या विषमता किस प्रकार के है, और लकारों को आधार बनाएंगे और साम्यता के बिंदु को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले दोनों में क्या एक रूपता है, क्या समानता है। तो पहला बिंदु, जैसा कि आप देख चुके हैं, आप मुख्य परीक्षा हेतु तैयारी करने के लिए इन बिंदुओं को आप पहले प्रैक्टिस करके, चाहे तो लिख लिख करके याद कर लेंगे, देख देख करके, बोल बोल करके इसको कैसे भी याद कर लीजिए, ताकि जब विषय बिंदु को समझ जाएंगे तो आपको लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ सकता है कि य व में किस प्रकार का बदलाव आता है, र का, ल का किस तरह का इसमें एक रूपता है। अगर उदासीन स्वर आता है तो वह कैसे बदल जाता है, किस रूप में बदल जाता है। तो जो यहाँ पर अब धारणात्मक बातें आप देख पा रहे हैं, उसी को आप आराम से ऑब्जेक्टिव के रूप में बदल करके समझ पाए। देखिए, जो साम्यता का जो मुख्य बिंदु है, इसमें ह्रस्व स्वर का, दीर्घ स्वर की नहीं बात हो रही, ह्रस्व स्वरों का एक जैसा परिवर्तन दोनों में होता है, चाहे वैदिक संस्कृत हो या अवेस्ता हो। तो मूल भारोपीय में जो ह्रस्व स्वर है, यह पूर्व के वीडियो में बताया गया था, जहां पर भारोपीय भाषा परिवार में संस्कृत के उत्पत्ति को दर्शाया गया है। वह बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है और वीडियो भी काफी अच्छा खासा उस पर बना है, उसको आप जाकर के चाहे तो देख सकते हैं। भाषा विज्ञान वाले वीडियो जो लाइब्रेरी है उसमें आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मूल भारोपीय इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का जो मूल ह्रस्व स्वर है यही है, अ, ए, ओ। जब कभी भी ह्रस्व स्वर को दिखाना हो तो अ, ए, ओ के ऊपर में इस तरह का सिंबल डाल देंगे। अगर इस तरह का सिंबल ए के ऊपर अगर आप ऐसा कर दे तो यह ह्रस्व को बताएगा। अगर इसी ए के ऊपर अगर आप लाइन खींच दे तो यह दीर्घ को बताएगा। ये अ को बताएगा, लेकिन ये जो है आ का सूचक हो जाएगा, साउंड जो करेगा आ के जैसा, दीर्घ के जैसा। तो जो मूल ह्रस्व स्वर है अ, ए, ओ, उसके स्थान पर दोनों में, यानी वैदिक संस्कृत में और अवेस्ता में अ हो जाता है। अगर मूल भारोपीय में तीनों में से कोई भी रहे तो उनकी जगह पर इन दोनों भाषाओं में अ मिलेगा। दीर्घ स्वर के स्थान पर ऐसे आ मिलता है, लेकिन यहां पर पूरी तरह से जो ये फॉलो करता है वो ह्रस्व स्वर का ही समान परिवर्तन। दीर्घ स्वर में कुछ एक भेद मिल भी सकता है। जैसे देखते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो मूल भारोपीय का जो ह्रस्व स्वर है, ये तीन अ, ए, ओ, ये बदल के केवल अ के रूप में हमें दिखेगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ई है यहां पर, ई के बदलाव को हमें देखना है। फिर ओ आपको दिख रहा है ह्रस्व के रूप में, तो इसके बदलाव को चेक करेंगे। यहां पर भी ई है और ओ है, इसके बदलाव को आप चेक करेंगे। यहां पर ए है और ओ है, ह्रस्व के रूप में है, तो इसके बदलाव को आप चेक कर सकते हैं। और यहां पर ए है, इसके बदलाव को आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो भारोपीय में है, मूल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में, यह है इक्वोस। लैटिन में है यही इक्वस, संस्कृत में है अश्व और अवेस्ता में है अस्पो। तो चलिए चेक करना शुरू करते हैं। क्या क्या चीज को आपको चेक करना है, तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। ए, ई, ओ, अ, ए, ओ,
तो आप अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है तो उसको आप चेक करिए, ए को और ई को। तो कहां पर है पहले मार्क कर लीजिए, ई को मार्क कर लीजिए और ओ को मार्क कर लीजिए और देखिए कि चेक करके कि ये क्या बन रहा है। तो संस्कृत में आके देखिए कि इसी मीनिंग वाला जो शब्द है उसी के लिए इक्वस के लिए जो भारूपीय का मूल भारूपीय का शब्द है और लैटिन में इक्वस है उसी के लिए ई की जगह पर देखिए कि क्या हो गया है, अ हो गया। और यहां पर ओ जो है उसके लिए भी आप यहां देख सकते हैं कि ऊ का जो भी बदलाव हुआ है तो यहां पर आपको दिख रहा है इसमें अ ही दिख रहा है, ओ नहीं, ओ साउंड नहीं सुनाई पड़ रहा है, अ ही सुनाई पड़ रहा है। तो हमें ये जो ई है ह्रस्व के रूप में इक्वस, यहां पर भी देखिए ये दिख रहा है। यहां पर जो संस्कृत का विसर्ग है वो आगे चल करके उसमें ओ के रूप में दिख रहा है, लेकिन यहां पर जो बदलाव देख रहे हैं यहां भी अगर प के आगे सुनाई पड़ रहा है वो अ ही सुनाई पड़ रहा है, इक्वस। लेकिन मूल मुख्य रूप से बदलाव आपका यहां पर जो प्रथम स्वर है वो उसका हो रहा है। यहां पर देखिए ने भॉस, ये ग्रीक में है नेफॉस, लैटिन में है नेबुला और संस्कृत में है नभा। तो देखिए ई का बदलाव किस रूप में आपको दिख रहा है, न के आगे ई जो है वह अ के रूप में बदला है। न जो और अ करेंगे तो ये कंप्लीट न बन जाता है, आगे है नभा। ये भी ओ जो है आप अ के रूप में ही देख रहे हैं। इसी तरह है अपो, अपो ग्रीक में भी है, मूल भारूपीय में भी वही है और यहां पर संस्कृत में है अप। ए जो है किस रूप में बदला है, अ के रूप में। तो अ के रूप में ही बदलता है, यहां बोला ही गया है कि तीनों में से कोई अक्षर रहेगा अ रहे ह्रस्व में, अ ए ओ, तीनों के जगह पर केवल अ ही बदल करके आएगा। उसी तरह देखिए याग जो आपका ग्रीक में बनता है हजोमई और संस्कृत में बन जाता है यज। तो ए का ए में ही बदलाव है, ह्रस्व है इसलिए उसी रूप में रह गया है। और अवस्था में भी वही है यज, जैसे संस्कृत का अप अवस्था में भी अप, यहाँ का नभ, यहाँ पर ये जो भ जो है ना ये यहाँ पर चतुर्थ अक्षर तृतीय अक्षर में बदलता है, वो आप ग्रीम ग्रासमान नियम देखते हैं वहां पर भी आप इसको देखेंगे। तो नभ नभो एक ही तरह का बदलाव यहाँ पर दिख रहा है। इसी प्रकार जो संस्कृत में अस्मन देखते हैं उसी तरह अवस्था में ये अस्मन है, यहाँ तलव्य स है और यहाँ पर दंत स है, केवल इतना ही अंतर आप दिखते हैं। और यही अकमोन का रूप है जो आप मूल भारूपीय में आप देख पाते हैं। इसी प्रकार उदासीन स्वर जिसको श्वा बोलते हैं, श्वा उच्चारण कैसे करते हैं श्वा, और इसका सिंबल होता है इस तरह से, न्यूट्रल स्वर है, इसका दोनों में ई के रूप में बदलाव होता है। तो मूल भारूपीय में जो भी उदासीन स्वर है एक ही सिंगल स्वर है उदासीन स्वर, जिसका उच्चारण अ की तरह होता है, इसका परिवर्तन संस्कृत और अवस्था दोनों में ई के रूप में बदल जाता है। तो आप याद रख सकते हैं उदासीन स्वर श्वा जो अ की तरह साउंड देता है मूल भारूपीय में, लेकिन जब यह संस्कृत में बदलता है तो इसकी जगह पर ई आपको सुनाई पड़ेगा। और ग्रीक आदि भाषाओं में जो मूल भारूपीय भाषा का वह भी प्रतिनिधित्व करता है, वह जो है सेम टू सेम वही रह गया है, अ ही रह गया है। कहां पे, ग्रीक आदि भाषाओं में, ग्रीक हो लैटिन हो, वहां पर उदासीन स्वर जो उसी रूप में रह गया है। देखते हैं एक उदाहरण, मूल भारूपीय भाषा का इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में है प तेर। तो यहां पर देखिए अ के ऊपर यह सिंबल है तो उदासीन स्वर है, और ते के ऊपर आप देख सकते हैं ई जो है वह ह्रस्व स्वर के रूप में वो ह्रस्व बता रहा है, और अ के ऊपर जो ये सिंबल है ये किस रूप में है, तो यह भी जो है ये ह्रस्व स्वर के रूप में है। तो ये बदल करके ग्रीक में क्या है, मूल भारूपीय में पतेर, यहां पर भी है पतेर, संस्कृत में ये क्या बन जाता है। तो आपको ये देखना है कि अ का बदलाव जो है उदासीन स्वर का संस्कृत में और अवस्था में
ई के रूप में बदला, इसको हमको चेक करना है। और ये चेक क्या करना है कि मूल भारोपीय से जो बदल करके आता है संस्कृत और अवस्था में एक रूपता कैसे है। तो मूल भारोपीय का बदलाव एक जैसे हो रहा है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोनों में देखिए अ का बदलाव किस रूप में है, उदासीन स्वर का जो अ की तरह साउंड दे रहा है उसका बदलाव किस रूप में है उसको आप देख लीजिए। यहां पर उदासीन स्वर का प्रयोग है, देखिए सिंबल से आप पकड़ सकते हैं, ये जो है अ की तरह उच्चारण दे रहा है। लेकिन संस्कृत में आकर के क्या हो गया, यहां पर प अ का उच्चारण दे रहा है, प का और अ का साउंड ये दे रहा है, यस अ। लेकिन यहां पर आकर के क्या हो गया, प के बाद हमें ह्रस्व ई छोटी ई का साउंड दे रहा है। तो ये प तो यहां पर प यहां भी है, लेकिन ये अ जो है ये बदल करके इसका साउंड किस तरह से ई की तरह हो गया। इसलिए प अ प जो सुनाई पड़ रहा था, इसलिए आप ग्रीक में देख रहे हैं प तेर, और यहां पर आके क्या हो गया, अ नहीं होकर के ई हो गया, इसलिए पी। और तर है तो आप जानते हैं कि एकार का जो ह्रस्व स्वर है उसका बदलाव अ के रूप में होता है, चाहे अवस्था हो या संस्कृत हो, मूल भारोपीय से जब बदलाव आएगा वैदिक संस्कृत में या अवस्था में, तो ए जो रहता है, ई जो रहता है, देख लीजिए ह्रस्व वाले पार्ट में आप देखें, यह ई वाला पार्ट जो आपको रहेगा इसका बदलाव क्या होगा, दोनों में अ के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ भी वही चीज है, जैसे जैसे आप स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस अपना बढ़ा देंगे तो इसको पहचानने लगेंगे कि किस तरह से बदल रहा है। ये बताने के पीछे मकसद क्या है, क्यों इस बात को समझ लेना है, ऐसा समझ लेने से इसको याद करके रखना आसान हो जाए। और आप शब्दों का जब स्टडी करेंगे, जिनके लिए भी वो यूजफुल है, हायर एजुकेशन में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट या रिसर्च करेंगे, तो उनके लिए काफी यूजफुल साबित हो जाएगा। तो इस रूप में आप देख रहे हैं कि बदलाव पीतर बन गया, और मूल रूप से आप जानते हैं पीतर पितरी है और अवस्था में इसी की जगह पर पिता है। सेम ही बदलाव है जो श्वा उदासीन स्वर यहां भी ई के रूप में बदल गया है वैदिक संस्कृत में और अवस्था में। तीसरा बिंदु है जो भारोपीय का, मूल भारोपीय का जो र है या री के रूप में आप इसको देखिए, या ल है या इसको री के रूप में समझिए, दोनों में अभेद है, समानता है। अभेद का मतलब नो भेद, नो डिफरेंस। इसलिए संस्कृत में आप देखते हैं सूत्र भी है, रलयोर भेद, रलयो जोर अभेद, र और ल दोनों के बीच में कोई भेद नहीं। तो दोनों में, दोनों का मतलब क्या है, वैदिक संस्कृत और अवस्था, र को ल हो जाता है और ल को र हो जाता है। अगर मूल भारोपीय में र है तो र के जगह पर ल बन जाएगा, और ल अगर मूल भारोपीय में ल है तो उसका दोनों में मतलब वैदिक संस्कृत में और अवस्था में ल का र बन जाएगा। देखिए क्या आपने देखा, र का बदलाव किस में हो जाएगा, अगर ये मूल भारोपीय में र रहेगा तो दोनों वैदिक संस्कृत और अवस्था में ल बन जाएगा, और मूल भारोपीय में यदि ल है तो वैदिक संस्कृत और अवस्था में ये र बन जाएगा। इतना ही तो ध्यान रखना, र और ल का बदलाव किस रूप में हो रहा है, तो दोनों में एक ही जैसा बदलाव हो रहा है। देखिए भारोपीय का है उल्क्वस, ग्रीक में है यही लूकोस, लैटिन में है लूपस, और संस्कृत में क्या है ब्रीक, और अवस्था में है वहरको। यहां पर बदलाव किस रूप में हो रहा है, तो यहां पर आप देख रहे हैं यू है तो ऊ है, और ऊ का बदलाव तो खैर व में हुआ है, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर जो एल है, एल एल जो है उसके जगह पर यहां पर संस्कृत में क्या साउंड सुनाई पड़ता है, यू तो मान लेते हैं कि यू जो था वह व में बदल गया है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन एल जो है, एल के जगह पर क्या हो गया, री हो गया है, इसलिए व में री जुड़ गया है, इसलिए व और री को मिला देंगे तो क्या हो गया विरी, जो कि यहां पर ल जो था वही यहां पर ल जो है री में बदल गया, इसलिए बन गया व्री का। आगे का बदलाव जो क्यू है वो सब आप अंदाज कर सकते हैं कि वो बदल रहा है और एक्चुअल में सही में बदल रहा है, क्योंकि प्रत्येक अक्षर का किस अक्षर का किस अक्षर में बदलाव होता है वो तो भाषा विज्ञान के जब डीप में जाएंगे तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आप इतना से भी काम चला सकते हैं। इसी तरह आप देख लीजिए अवस्था में क्या बन गया है, वह तो रह ही गया है,
और बीच में ह आ रहा है, उसके लिए भी आगे आप चल करके देखेंगे कि यह ह क्यों आ रहा है, क्यों संयुक्त यानी दो दो अक्षर के रूप में बदलता है। संस्कृत में एक अक्षर दिखेगा तो वहां पर अवस्था में आपको कुछ के लिए दो दो अक्षर एक साथ है। तो यहां पर देखिए र क्लियर दिख रहा है। यहां क्या कहा गया था, या तो र में बदला है या री में बदला है। तो आप देख रहे हैं कि संस्कृत में री के रूप में दिख रहा है और अवस्था में यहां पर र के रूप में दिख रहा है। इसी तरह ल का उदाहरण देखिए, रंक ग्रीक में है, उरुसो लैटिन में है, रन केयर और संस्कृत में है लुनचामी। हमें क्या चेक करना है, आर को चेक करना है। तो यहां आर जो है संस्कृत में देखिए, यहां ल को र हो गया है, र को ल और ल को र, ये उल्टा हो रहा है। र जो है ल में बदल जा रहा है और ल जो है र में बदल जा रहा है। तो यहां पर र जो है किस रूप में बदल गया, ल में बदल गया, मूल भारोपीय का लुनचामी, इस रूप में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अगला बिंदु है मूल भारोपीय भाषा का जो दंत स की जो ध्वनि है उसका परिवर्तन किस रूप में होता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। मूल भारोपीय की स ध्वनि ई उ री तथा कंठ ध्वनियों के अगर बाद अगर आता है तो दोनों शाखाओं में परिवर्तन हो गई है। मूल भारोपीय का स ध्वनि ई उ री तथा कंठ अक्षर जो मूल भारोपीय में 4 ही है, अंतिम अक्षर नहीं रहता है, पंचम अक्षर नहीं है, क ख ग घ ध्वनियों के बाद यदि आ जाए, स ध्वनि को इन सभी अक्षरों के बाद यदि अगर आप पाते हैं तो ईरानी में तालव्य शौब में बदलता है, यानी कह सकते हैं अवस्था में, और आर्य भाषाओं में मतलब वैदिक संस्कृत में ये मूर्धन्य स के रूप में बदल गई। ओके, आई होप समझ पा रहे हैं। अगर इसको इस रूप में लिखा जाए, ई उ री या कंठ अक्षर के बाद अगर आप ले आते हैं किसको, स ध्वनि को, तो वो बदल करके ईरानी में तलव्य स में बदलेगा और आर्य भाषाओं में ये मूर्धन्य स के रूप में बदल जाए। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से और आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे ग्रीक में है हिस्तेमी, हमें किसकी बात कर रहे हैं, दंत स की बात कर रहे हैं। लैटिन में यही है सिस्तो, नहीं बदल रहा है, एक जैसा दिख रहा है। लेकिन संस्कृत में यही देखिए स के जगह पर क्या दिख रहा है, मूर्धन्य श दिख रहा है। तो क्लियर आप देख रहे हैं। और यही अवस्था में हिस्त इति यहां तलव्य स दिख रहा है। उम्मीद करते हैं यहां पर ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप देख सकते हैं संस्कृत में भूमिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, यही अवस्था में भूमिषु बन जाता है, मतलब यहां आप तलव्य स देख रहे हैं। हमको इसी को अभी चेक करना है, ये भ जो है ब में कैसे बदला है, इसका तो अपना हिसाब किताब है। भारोपीय में यह सुविभक्ति थी। कुछ अन्य उदाहरण भी देख करके आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए संस्कृत में थोड़ा उल्टा करके आपको बताया जा रहा है, ये यहां पर तृष्णा, यहां पर क्या है, मूर्धन्य श है। वहीं पर अवस्था में क्या है, तर्ष्ण, यहां तलव्य स है। गोथिक में यहां पर क्या है, ये दंत स है। अंग्रेजी में यहां पर दंत स है, थर्स्ट। गोथिक में है थोर्स्य। तो आप समझ सकते हैं कि दंत स का जो बदलाव है किस रूप में हो रहा है। देख लीजिए मैटर क्या था, ई उ री में से किसी को आप देख लीजिए, या कंठ अक्षर क वर्ग वाला जो अक्षर है उसमें से देख लीजिए, उसके आगे दंत स को आना चाहिए। मूल भारोपीय में आप चेक कर सकते हैं, यहां पर ये आ रहा है और आने के लिए कौन सा कंडीशन था, किसके बाद आना चाहिए, तो ई उ री मूल भारोपीय का ई उ री या क ख ग घ में से कोई होना चाहिए इंडो यूरोपियन वाले में। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को ग्रीक को चेक करिए, ग्रीक में आप देखिए क्या है, हिस्तेमी। तो आई के बाद क्या आया है, ये दंत स आया है, और यही कह रहा है कि ई उ री में से कोई भी रहना चाहिए और उसके बाद जो है दंत स आना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो संस्कृत में मूर्धन्य श में बदलेगा और अवस्था में वो तालव्य श में बदल जाए। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पा रहे हैं, नहीं तो बार बार
इसको रिवाइंड करके आप पीछे जा करके इसको चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार यहां देख सकते हैं अंग्रेजी का है थर्स्ट। क्या क्या उदाहरण बोला है? थर्स्ट। यहां पर ये एस जो है बदल गया है मूर्धन्य श। आप रिसर्च कर सकते हैं इसको देख देख के, प्रैक्टिस कर कर। उसी प्रकार य व का लोप एक जैसा दोनों में होता है, क्योंकि हम बिंदु चेक कर रहे हैं वैदिक संस्कृत और अवेस्ता में साम्य के बिंदु, सिमिलैरिटी के बिंदु चेक कर रहे हैं। तो दोनों शाखाओं में य रहे या व रहे तो इसका लोप हो जाता है। कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को याद रखो। दोनों भाषाओं में ई या ए के पहले, वहां पर अभी देख रहे थे य के कंडीशन में, दंत स के कंडीशन में क्या देख रहे थे कि बाद में आना चाहिए, किस किस के बाद, तो इस के बाद। और यहां पर क्या है, ई या ए के पहले अगर य आता है तो उसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब डिसअपियर हो जाता है, पहले है लेकिन बाद में जब वो आएगा तो वहां पर वो नहीं दिखेगा। लोप का मतलब गायब हो जाना। जैसे संस्कृत के रेवत शब्द पर अगर विचार करें तो मूलतः क्या रहा होगा जो यहां पर रेवत के रूप में दिख रहा है। तो देखिए मूलतः यह ओरिजिनली क्या रहा होगा, तो यह था रईवत। मूल भाषा में रईवत रहा होगा, रईवत। रईवत को तोड़ के चेक करिए, वर्ण विच्छेद कर दीजिए, तो र जोर अ करेंगे तब र बनेगा, तो र को कंप्लीट आप लिख दीजिए। हमको य को चेक करना है तो य लिख दीजिए, और य में से ह्रस्व ई को निकाल दीजिए। ह्रस्व ई को आप निकाल दिए और व और त जैसा है वैसा रख दीजिए, क्योंकि हमको चेक किस चीज को करना है, य के कंडीशन को। य और व का लोप होता है किस कंडीशन, तो ई या ए के पहले अगर य आ जाए तो देख लीजिए यहां पर ई के पहले क्या आ गया है, ई के पहले आ गया है, य आ गया है, तो य का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कहां पे, वैदिक संस्कृत में और अवेस्ता में। तो य का लोप हो जाने के कारण य को हटा करके विचार करिए तो क्या होगा, र रहेगा, ई रहेगा, व रहेगा और त रहेगा। और आप जानते हैं कि र और ई को मिलाएंगे तो र में ऑलरेडी क्या है, अ है। और आप जानते हैं कि संधि के नियम में कि अ के बाद यदि ई आवे तो क्या हो जाता है, ये दोनों मिलकर के ए हो जाता है। ये दोनों के जगह पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। तो र रहेगा और र के आगे आप ए लिखेंगे तो क्या होगा, इस र को क्या बना देगा, अरे बना देगा। इसलिए क्या बन गया, रईवत जो है वह रेवत बन गया। य को पहले गायब कर दिए, र और ई के बीच में संधि हो गई संस्कृत में जाकर के, और वह बन गया बीच में ए, तो बना दिया रेवत। अवेस्ता में इसके समानांतर पैरेलल रयवत शब्द, रयवत मतलब वहां पर र है लेकिन बीच में दो अक्षर आता है, और दो अक्षर आने के कारण ए तो हमें दिख गया लेकिन इसका अ है, अ जो है बीच में रह गया, वो र में चला गया। यहां पर अलग करके विचार करेंगे, लेकिन यहां पर भी य नहीं है। जहां पर ए के पहले य का लोप हुआ होगा। इसी प्रकार उ के पूर्व, यहां पर आपने कंडीशन क्या देखा था, फिर से देख लीजिए। ई या ए के पहले य के आने पर उसका लोप हो जाता है। उसी प्रकार उ के पूर्व यदि व आ जाए तो उसका भी लोप हो जाता है। जैसे देख लीजिए वुवाच, तो यहां पर क्या है, उवाच, वु, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, व अजोर उ, तभी तो हमें ह्रस्व उकार दिख रहा है, ह्रस्व उ लगा हुआ है। तो यही तो कह रहा है यहां पर कि उ के पहले, तो उ के पहले यदि व आएगा, उ के पहले देखिए व आ गया, अगर व आएगा तो वह गायब हो जाएगा। तो अब क्या रहेगा, वह गायब हो गया तो केवल उ ही तो बचेगा। तो देखिए उ बच गया तो क्या है, उवाच लिखा गया, आगे का जैसा है वैसा रह गया, और उ में का वह गायब हो गया, उ रह गया, बन गया उवाच। इसी तरह वुवास, वुवास, वुवास में क्या रह जाएगा, तो वह गायब हो जाएगा और उ रह जाएगा, तो वुवास। अवेस्ता में इसका प्रत्यय उदाहरण, मिलता जुलता उदाहरण क्या है, ववस, ववस, वह चिल्लाया, रूप मिलता है जिसमें उ नहीं होने के कारण वह रह गया। यहां पर उ रहता तब तो
वह है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट वहां पर अवस्था में ये शब्द है, तो वहां पर ऊ है ही नहीं। अगर ऊ रहता तब वो लोप होता, वो तो है नहीं, इसलिए वो रह गया। चलिए अब आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल पार्ट कम हो रहा है। शब्दकोश और शब्द रूप के साम्यता पर विचार करते हैं। दोनों शाखाओं में सर्वनाम, प्रोनाउन और संख्यावाचक जो शब्द हैं, नंबर को बताने वाला 1 2 3 4 इस तरह के जो शब्द हैं, ये प्रायः दोनों में समान है। केवल ध्वनियों का, साउंड का केवल अंतर मिलता है। तो देखिए क्या है। चत्वारः, आप जानते हैं कि संस्कृत में इसका मीनिंग क्या होता है, 4 4। अवस्था में वही है चत्वर, साउंड का डिफरेंस है और अक्षर तो कुछ बदलता ही है। सप्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण यहां पर है हफ्त, इसलिए सप्ताह है और वहां पर हफ्ता बोलते हैं। सप्त हफ्त मिलता जुलता है। संख्यावाचक शब्द दुई, 2 के लिए, त्रि 3 के लिए, पंच 5, नव 9, 2 3 5 9 आदि संख्यावाचक शब्द तो दोनों शाखाओं में एक ही जैसा है, समान ही है। युष्मद जो तुम के लिए यूज होता है, और अस्मद जो मैं वाले के लिए जो शब्द रूप चलता है। अस्मद में अहम, अवाम, वयम, और युष्मद में त्वम, युवाम, यूयम ऐसा रूप चलता है। के रूपों में भी बहुत कुछ समता है। जैसे आप देख सकते अहम, वहां पर है अजम, केवल वर्ण का परिवर्तन है, और वर्ण का परिवर्तन तो वो नियम के अनुसार ही है। त्वम, यहां पर है तुम, त्वाम, यहां पर है थ्वम, यहां पर है माम, यहां पर है मां। काफी कुछ शब्द रूपों में भी एक रूपता है। सुबंत रूपों की बात अगर करें तो उसमें षष्ठी, सप्तमी, बहुवचन के प्रत्यय तो दोनों भाषाओं में एक ही जैसा है। जैसे बोलते हैं ना सु, औजस, अम, औट, सस, उस तरह की जो बात करते हैं, दोनों भाषाओं में जो उसके जो प्रत्यय लगते हैं, शब्द प्रातिपदिक से वो लग करके जब शब्द रूप बनता है, तो उसमें लगभग एक ही जैसा है। देखिए यहाँ पर गिरी नाम, यहाँ पर है गैरीनम, वसुनाम, वोहूनम, मर्त्यानाम, मत्स्यानम, गिरीशु, गैरीशु, एक ही जैसा रूप। लकारों का जो आप संस्कृत और वैदिक इन सबको मिला के बात करें तो 10-10 लकारों की बात करते हैं। तो लकारों में भी एक रूपता मिलती है वैदिक, संस्कृत और अवस्था में। देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझिए, लिखित परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पॉइंट को तो ध्यान में रखना होगा। संस्कृत के 10 धातुगण अवस्था में मिलते हैं, चाहे वो लीट हो, लुंग हो, लोट हो, विधिलिंग इत्यादि लकारों के अतिरिक्त लेट लकार के रूप भी अवस्था में मिलते हैं। लेट वगैरह अब वेदों तक ही सीमित है, या जहां पर संस्कृत माध्यम से पढ़ाई होती है वहां पर कुछ लोग पढ़ते हैं इसको। इस प्रकार इसे वैदिक भाषा के निकट माना जाता है। किसको? अवस्था। लुंग लकार के कर्म वाच्य में संस्कृत के समान अवस्था में भी ई प्रत्यय लगता है, जैसे अवाची, यहां पर है अवस्था में अवासी, वैदिक संस्कृत में है अवाची। लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन और बहुवचन के प्रत्यय दोनों भाषाओं में एक जैसे मिलते हैं। देखिए लोट लकार में बोलते हैं तू, ताम, अंतु, एक वचन में तू। जब द्विवचन की बात करते हैं तो तू, और द्विवचन में ताम, बहुवचन में अंतु लगाते हैं। तो इसी तरह आप देख लीजिए संस्कृत के एक वचन में भरतु, बहुवचन में भरंतु। इसी तरह संस्कृत के एक वचन के समान रूप क्या है अवस्था में? बरतु, यहां पर है भरतु, भ का ब हो गया है और कुछ अंतर नहीं हुआ है, वो तो नियम से है। उसी तरह भरंतु, यहां पर है बर अंतु, एक ही जैसा है। अभी तक आपने कतिपय बिंदुओं के माध्यम से वैदिक संस्कृत और अवस्था में साम्य देखा, सिमिलरिटी को देखा, कि मूल भारोपीय भाषा परिवार का ही ये दोनों लैंग्वेज है। तो मूल भारोपीय के शब्दों को उठाकर जब बदलाव को देखा गया तो वैदिक संस्कृत और अवस्था में एक जैसा बदलाव दिखा, काफी कुछ समानता दिखी।
अब कुछ डिफरेंसेस भी है जो स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों का स्थान अलग है, यानी भूगोल अलग है, दोनों के इतिहास में अंतर है, वातावरण का अंतर है, तो बदलाव तो आएगा। तो वैषम्य डिफरेंसेस के कौन कौन से आधार बिंदु है उसको देखते हैं। वैदिक संस्कृत और अवेस्ता की भाषा विभिन्न परिस्थितियों में विकसित हुई है, इसीलिए उनमें ध्वनिगत अंतर बहुत है और कुछ स्थानों में रूपगत अंतर भी मिलते हैं। ध्वनिगत जो भेद है, ध्वनि में जो डिफरेंसेस है, वह ध्यान देने योग्य है, वह ध्यातव्य है। ध्वनिगत भेद पर खूब अच्छे से विचार यहां पर किया जाएगा। तो देखते हैं कि अभी तक समानता के बिंदु को ढूंढे थे, अब यहां पर डिफरेंसेस के बिंदु को देखते हैं। तो अवेस्ता की भाषा में जो स्वा है, उदासीन स्वर है, जिसका मूल भारोपीय में उच्चारण अ की तरह होता था, इसका सिंबल यह है श्वा, किंतु वैदिक या संस्कृत में यह स्वर नहीं है, उदासीन स्वर नहीं मिलता है। उसके स्थान पर वैदिक संस्कृत में अ ध्वनि है, जबकि उदासीन स्वर जो है अवेस्ता में मौजूद है। इसलिए आप देखते हैं भरंतु है और वहां बर अंतु जैसा शब्द को आप देख पाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर है दिया हुआ, यहां भरंतु है, यहां पर नहीं है उदासीन स्वर, लेकिन अ जो है इसकी जगह पर यहां देखिए उदासीन स्वर साउंड मिलता है। बरंतु बरंतु बरंतु, अ जो है थोड़ा सा हल्का साउंड है, उदासीन है, बहुत अपना इंपैक्ट नहीं डालता, इसलिए वो उदासीन स्वर है। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये उदासीन स्वर का ही सिंबल है। अवेस्ता में दिखता है लेकिन संस्कृत में नहीं दिखता है। ये डिफरेंस के बिंदु है। जैसे देख लीजिए संति, यहां पर है हंति अवेस्ता में, स का तो ह होता है, वो तो क्लियर है, नियम है, लेकिन यहां पर देखिए हंति, हंति उदासीन स्वर आ गया है, हंति। संति लेकिन हंति और साउंड ले लेता है। भरंतु, लेकिन यहां पर देखिए बर अंतु और बोलना पड़ रहा है, इसलिए यहां पर देखिए उदासीन स्वर है। दूसरा बिंदु जो है संस्कृत की ए ओ ए औ, इन चारों ध्वनियों का अवेस्ता में परिवर्तन ध्वनि युग्म के रूप में होता है, डुअल साउंड के रूप में। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। जैसे संस्कृत का ए देखिए, ए को लीजिए, लेकिन अवेस्ता में आएगा तो ये क्या बनता है? और ए, यहां पर एक अक्षर के रूप में है ए, आप चाहे तो ई कह सकते हैं, लेकिन यहां पर अ ए के रूप में। जैसे संस्कृत का वेद है तो यहां पर आप लिख सकते हैं, देखिए वेद केवल ई है, लेकिन यहां पर क्या है? व एद, आप यहां लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो ई के जगह पर आपको क्या दिख रहा है? दो अक्षर दिख रहा है, ए के जगह पर दो अक्षर आ गए, वेद। उसी तरह ओ, इस उदाहरण को ले लीजिए, ओ के लिए दो अक्षर आता है, ओ ए इसके पहले जुड़ जा रहा है, ओ। जैसे संस्कृत में होता, आप जानते हैं ऋग्वेद के मंत्र का जो पाठ करते थे उनको बोलते थे होता, होत्री, इसी के लिए है। अवेस्ता में है ज ओता, देखिए ए ओ आ गया है, ज ओता, समझ सकते हैं। इसी प्रकार है सोम और ओम, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे ए ओ बीच में इन कर जा रहा है। अब उदाहरण लेते हैं ए का। ए जो है आप लिखते भी हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, लेकिन यहां पर बोलते हैं ऐ। जैसे संस्कृत का है देवई, यहां पर देखिए क्या बन गया है। अगर हम इसको लिखते हैं द जोर ए, दे हो जाएगा, व अजोर ए, विसर्ग को रहने दीजिए फिलहाल, आप इसको देखिए। तो किस चीज का बदलाव कर रहे हैं? ए का बदलाव कर रहे हैं। ए का तो आप देख चुके हैं, ए का तो जैसे यहां पर इस रूप में बदला है तो उसी रूप में यहां भी बदला है, देखिए अ ए दे नहीं रहा, यहां पर द ए आय, ऐसा बदल गया। ये तो बदल गया पहले नियम से। यहां पर ए का बदलाव आपको देखना है तो इस ए को बदलिएगा तो क्या लिखना पड़ेगा? ई, यहां पर देखिए वई के जगह पर क्या है? अई। अगर वई को तोड़ेंगे, यही वई था,
तो वही के जगह पर क्या आ गया है, व अजोर आई, ये आई लिख दिए। अब वही नहीं रहा, वही के जगह पर देखिए आई। यहाँ भी देखिए व में अ है, व के अ को निकाल दीजिएगा तो यहाँ पर अ निकल जाएगा और आगे ई रहेगा। यहाँ पर व से अ को निकाल के देखिए वही। अब उदाहरण देख लेते हैं किसका, 4 अक्षर की बात हुई थी, औ। औ का बदलाव देखिए, औ उ। आप इसको इस रूप में समझ लीजिए, जब संस्कृत वाला जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला को औ को कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में, ऐसे ही तो लिखते हैं। ए को कैसे लिखते हैं, ए को ऐसे ही तो लिखते हैं। ओ को केवल आप ओ के रूप में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अवस्था में ओ हो जा रहा है। ए को कैसे लिखते हैं, ई का ही तो केवल इस्तेमाल करते हैं, अवस्था में केवल ए ई जुड़ जा रहा है। तो जैसे देखिए गौह, संस्कृत का गौह, ये क्या है, ग जोर औ। औ को आपको बदल के क्या कर देना है, औ को ही बदल करके अ उ कर देना है अवस्था में, यही तो लिखा हुआ है। देखिए गौश, तो गौ में अ लगा हुआ है, गौश को अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ग उ, तो गौ का अ निकाल दिए और आगे का उ रख दिए और स है, यही तो है गौश। इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं, गौश। गौश को टूटने पर तो यही तो टूटता है, तो यही तो आपका यहाँ लिखा हुआ है, फिर मिला देंगे तो जैसा ये है ऐसा बन जाएगा। गौ में अ डाल दिया, गौ बन गया, उष, गौश। अ का उ में बदलाव हुआ। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु आप देख सकते हैं, संस्कृत की री ध्वनि का अवस्था में अर या र होता है, जबकि संस्कृत में आप देख चुके हैं कि संस्कृत का जो री है मूल भारोपीय से चेंज किए थे, र और ल का जो अभेद देखे थे, तो ये री ध्वनि जब संस्कृत में आ जाता है तो ये संस्कृत से अवस्था में बदलने के बाद या तो अर बनता है या र के रूप में दिखता है। उदाहरण वही है, देखिए क्रीनोति, संस्कृत का क्री है, तो यहाँ पर क्या है, क्री के जगह पर क, और इसको क से अ निकालेंगे तो अ, और ये र है, र कर, चाहे तो इससे भी अ निकाल दीजिए, आगे नौ के आगे बढ़ाते जाइए। यहाँ पर क्या है, क्री में क्या था, क्री में क जोर री था। अगर हम क्री की बात करें तो इसमें क जोर री है, यही तो री के बदलने की बात कर रही है। री का बदलाव किस रूप में होता है, अवस्था में देखिए किस रूप में, र के रूप में, यही तो कहता है री ध्वनि का। ये री ध्वनि किसका, संस्कृत के री ध्वनि का अवस्था में जाकर के या तो अर में दिखेगा या र के रूप, दोनों में से कोई एक आपको दिखेगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अर ही तो दिख रहा है, देखिए क से अलग कर दिए तो ये री हो गया, क्री में ही तो था, तो यहाँ पर अर के रूप में आपको बदलाव दिख। अवस्था में जो ल ध्वनि है, अवस्था में ल ध्वनि है ही नहीं, इसके स्थान पर र ही मिलता है, इसको भी याद रख सकते हैं। प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये फैक्ट्स भी है, टेक्निकल बातें भी है, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स है, भाषा का विज्ञान है, तो एक प्रकार का साइंस भी है। अवस्था की भाषा में मध्य स्वरागम, मध्य मतलब मिडिल में, स्वर का मतलब वॉवेल और आगम का मतलब एंट्री हो जाना। मित्रवत आगम ऐसा कहा जाता है कि जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दोस्त की तरह वो बीच में आ जाएगा, उसी को आगम कहते हैं। इसके लिए टेक्निकल टर्म है अपिनिहिति, इंग्लिश में बोल सकते हैं एपेंथेसिस, बहुत ज्यादा होता है और इसलिए वो आराम आराम से बोलते भी। जैसे संस्कृत का देखिए भवति, भवति, और यहां पर देखिए बवईति, बवईति, ये भवति था और बवईति, मध्य में ई चला आया। तरुण, तो तौरूणम, यहां पर देखिए बीच में त और रू के बीच में ऊ चला है। गीड़ी, गैरी, बीच में ई चला है। री नखती, यहां पर है ईरी नखती, रीनखती तो यहां दिख रहा है, देखिए री नखती, ये तो पहले से दिख रहा है, तो यहां पर मध्य नहीं होकर के आदि स्वरागम दिख रहा है, यहां पर आदि स्वरागम का ये उदाहरण। स्वर का आगम, वॉवेल्स का आगम, एंट्री, लेकिन कैसा, मित्रवत, और मित्र जब बीच में आएगा तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। संस्कृत भाषा की क त प, देखिए अपने वर्ग का ये प्रथम अक्षर है वन,
वन वन। क त प ध्वनियां अवस्था के संबद्ध शब्दों में ख थ फ में बदल जाता है। किस अक्षर में बदल गया? टू में। क ख त थ प फ, यानी प्रथम अक्षर जो है संस्कृत का अपने वर्ग का वह अवस्था में दूसरे अक्षर के रूप में बदल जाता है। जब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियोज में जब ग्रीम ग्रासमान नियम पढ़ेंगे, वर्नर का नियम पढ़ेंगे, तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम, ये सब जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीज टेक्निकल बातें आएंगी कि कौन सा अक्षर किस रूप में बदलता है। तो ये आप समझ लीजिए क त प ये ख थ फ के रूप में बदल जा रहा है। मतलब कौन किस में बदलेगा? तो क ख में बदलेगा, तो थ में बदलेगा और प फ में, अपने वर्ग के ही अक्षर में बदलेगा। लेकिन प्रथम जो अक्षर है द्वितीय में बदल जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। क्रतु, तो क को बदलना है तो क किस में बदल जाएगा? देखिए क बदल के ख में हो गया, इसलिए क्रथुस। सत्य, हैथ्यो बदला है, लेकिन हमको बदलना किसको है? प्रथम अक्षर को, तो त को बदल दिए तो देखिए किस में बदल गया? यहां भी त है, आधा त है, तो यहां भी देखिए आधा थ है। स्वप्नम, तो हमको बदलता हुआ देखना है किसको? प्रथम अक्षर को, तो देखिए प्रथम अक्षर द्वितीय में, प जो है फ में बदल गया। यही तो आपको चेकआउट करना था। क तो प के जगह पर ख थ फ हो जाता है। तो संस्कृत का क रहे तो ख में, त रहे तो थ में, और प रहे तो फ में बदल जाएगा। तो देख लीजिए किस में बदला है? क त प। तो यहाँ त को बदलता हुआ आपको देखना है। त किस में बदल गया है? अच्छा सॉरी, क यहाँ पर ख में बदल गया। यहाँ जो त जो था ये त आपको थ में बदल गया, और ये जो प जो है प्रथम अक्षर द्वितीय अक्षर फ में बदल गया। इस तरह से इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रथम अक्षर भी आप देखिए, प्रथम जो है ख में बदल गया, द्वितीय अक्षर। इसी प्रकार संस्कृत भाषा की घोष महाप्राण ध्वनियां, अगर इन चीजों को खूब अच्छे से समझना है और आसानी से याद करना चाहते हैं तो संस्कृत एरा चैनल पर जाकर के वर्ण का एक सीरीज है, उन तीनों सीरीज को आप देख सकते हैं, या अंतिम जो प्रयत्न विचार है उसको आप देख सकते हैं कि कौन अक्षर घोष होता है, कौन महाप्राण होता है। चलिए मैं चलते चलते बोल देता हूं कि घोष को पहचानने का या महाप्राण को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अंग्रेजी अक्षर जब आप लिखते हैं तो जैसे के लिखते हैं, क के लिए के लिखते हैं, लेकिन जब वहीं पर ख लिखना होता है तो क के साथ एच जोड़ते हैं। तो जहां पर एक अक्षर को लिखने के लिए अंग्रेजी का दो अक्षर लेना पड़े तो उसके साउंड में ज्यादा एयर का प्रयोग करना पड़ेगा, घर्षण ज्यादा होगा। तो घर्षण ज्यादा होने के कारण वह घोष हो जाएगा, और ज्यादा एयर लेने के कारण वह महा होगा, और प्राण का मतलब वायु होता है। तो ज्यादा एयर लेंगे तो महाप्राण होगा। तो आप देख लीजिए घ ध भ, GH करेंगे, DH करेंगे और BH करेंगे, तब ये बनता है घ ध भ। GH दो अक्षर लेना पड़ा, ध DH लेना पड़ा, भ BH लेना पड़ा। तो आप आराम से पहचान लेंगे कि ये घोष महाप्राण ध्वनियां और भी होंगी, लेकिन पहचानने का सबसे इजी तरीका यही है। अगर घोष महाप्राण ध्वनि अगर अवस्था के संबद्ध शब्दों में ये अल्प प्राण में बदल गया है, और अल्प का मतलब होता है फ्यू, प्राण का मतलब वायु, कम वायु का इस्तेमाल करता है, और वो कम इस्तेमाल करने वाला जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो केवल सिंगल लेटर इस्तेमाल करेगा। जैसे इसके लिए आप G इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए D इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए B इस्तेमाल करेंगे। तो ये अल्प प्राण हो गया, लेकिन इसी में HH लगा करके आप देख रहे हैं तो महाप्राण में बदल जाएगा। इसका मतलब ग द ब वर्ग का कौन सा अक्षर है? क ख ग, यानी तीसरा अक्षर। इसी तरह द भी तवर्ग का तीसरा, और ब भी पवर्ग का तीसरा अक्षर। ये अल्प प्राण है, वहां पर मैजिकल फॉर्मूला के द्वारा आपको बताया गया है। इसलिए निश्चित रूप से उस वीडियो को आप देख लीजिए, बिल्कुल ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा चाहिए। इसी तरह वन अल्प प्राण ही तो होगा, क च त, क्योंकि उसके उच्चारण में कम एयर का इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए संस्कृत में अगर रहे घ ध भ, तो आप पहचानिए संस्कृत के घ ध भ को। घ है यहाँ पर, ध
यहाँ पर देखिए धा है, ध है, और भ यहाँ पर देखिए भ है। तो सबको मार्क कर लीजिए। हमको चतुर्थ अक्षर को मार्क करना है। क ख ग घ फोर्थ लेटर यहाँ पर है, ये त थ ध फोर्थ लेटर, और यहाँ पर है प फ भ भ फोर्थ लेटर। तो आप जानते हैं कि ये जो चतुर्थ अक्षर महाप्राण जो है, घोष जो है, वह अल्प प्राण में बदल जाएगा। तो घ को बदल के किस में कर देंगे? आप देख रहे थे, GH से आप लिखते थे तो आराम से पहचान लीजिए कि यही तो है ग। यहां देख लीजिए ग, यहां धारियत है तो त थ द ध चौथा था, उसको द में बदल देंगे, और यहाँ भ है तो भ को ब में बदल देंगे। आप आराम से यहां देख सकते हैं कौन कैसे बदल रहा है, ऐसे ही तो बदल रहा है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप इसे समझ पा रहे हैं। चूंकि ये बिल्कुल साइंस है और एक दूसरे से लिंक्ड है, और यही कारण है कि जो सीरीज बना रहा हूं, भाषा विज्ञान पढ़ाने से पहले वर्ण परिचय पढ़ा दिया, थोड़ा सा संधि का सामान्य परिचय दिया, संधि वाले पार्ट में अभी नहीं गए हैं। व्याकरण का भी एक सीरीज आएगा आप लोगों के लिए, जिससे सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। संस्कृत की 100 ध्वनि अवस्था में ह हो गई। काफी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। संस्कृत में जहां भी दंत स सुनाई पड़ेगा, अवस्था में वो ह के रूप में दिखता है। जैसे देखिए सिंधु जो नदी का नाम है, यहां पर वो शब्द बन गया हिंदू। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आर्य लोग सिंधु नदी और उसके आसपास में रहते थे। जब वो दो शाखाओं में बट करके, एक यूरोप की तरफ ईरान से आगे बढ़ के चले गए और दूसरा सतसंधव इलाके में आ गए, तो सिंधु नदी के आसपास के रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? सिंधु को अवेस्ता में, जो आप देख चुके हैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि उस इलाके में रहने वाले लोग अवेस्ता भाषा भाषी लोग हुआ करते थे। तो वो सिंधु जो है जब आएंगे, तो जब बटना शुरू किए, वेद मंत्रों का वो मनन, चिंतन मनन करने लगे, तब धीरे धीरे वो एक तरफ अवेस्ता, दूसरे तरफ वैदिक संस्कृत का विकास होने लगा। तो वो सिंधु को वो लोग, नदी को वो हिंदू बोलते थे। उनके उच्चारण में स को ह हो जाता है, तो सिंधु को हिंदू बोला करते थे। और सिंधु स्थान को वो हिंदू स्थान कहने लगे, और वही हिंदू स्थान धीरे धीरे बोलते बोलते हिंदुस्तान बन गया है ना? इंटरेस्टिंग। ये भाषा विज्ञान का ही तो मैजिक है। सिंधु स्थान, हिंदू स्थान, और हिंदू स्थान से धीरे धीरे प्रयत्न लाघव, भाषा में जो परिवर्तन आता है उसके एक कारण है प्रयत्न लाघव, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। वो भी आपका वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। इसी तरह असुर, स के बदलाव को देखना है तो स बदल करके ह में बदल गया। अहुर, सप्त, आप उदाहरण देख ही चुके हैं, स का ह हो गया हप्त। सोम, सोम का क्या हो जाएगा? ह ओम। जदह, दजह, वजह इत्यादि। अवस्था में अंतिम स्वरों को दीर्घ हो जाता है। अगर अवस्था में अगर कोई स्वर आता है, लेकिन अगर वह शब्द के अंत में अगर आता है तो उन स्वरों को वो दीर्घ हो जाता है। जैसे सुर, तो र के अंत में जो स्वर है वो अ है, र का अ। अवस्था में जाकर के क्या हो गया? अहुरा, वहां पर ये क्या हो गया है? रा हो गया है, और यहां पर ये र है। देखिए संस्कृत का ये र यहां पर हो गया रा, अहुरा। र में अ सुनाई पड़ रहा है और हो गया है आ, अहुरा। असी, ह्रस्व इकार है, छोटी ई की मात्रा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अ ही, देखिए यहाँ पर दीर्घ हो गया। संस्कृत के एकाक्षर निपातों को दीर्घ हो जाता है। जैसे नु, यहां पर दीर्घ हो गया है। प्र, यहां पर फ्रा हो गया। प का फ होता है, वो तो आप जान रहे हैं। अंतिम म से पहले पूर्ववर्ती संस्कृत के कोई अगर अक्षर आवे, ई उ को दीर्घ हो जाता है। अगर संस्कृत में कोई अक्षर है, अंतिम म से पहले अगर संस्कृत के ह्रस्व ई और दीर्घ ई को अगर आप देखते हैं तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे
संस्कृत में देखिए ह्रस्व ई है पतिम, प तो जो ह्रस्व ई और म, ये पतिम है, तो ये ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई, और आगे हो जाता है यहां पर पैतिम, दीर्घ ई और म। प्रश्न क्या है कि अगर अंतिम म से पहले संस्कृत के अगर कोई शब्द है, म के पहले, म से अगर पूर्ववर्ती, म से पहले अगर ह्रस्व ई है या ह्रस्व उ है, तो आप देख लीजिए संस्कृत का शब्द है पतिम, पतिम का अंतिम अक्षर है म, और म से पहले है ह्रस्व ई, तो अवस्था में जाकर के इस कंडीशन में यह ह्रस्व ई जो है वह दीर्घ ई में बदल जाता है। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। इस प्रकार संस्कृत और अवस्था में कुछ ध्वनिगत डिफरेंस हैं, साउंड के लेवल पे कुछ अंतर हैं जो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वातावरण का कारण है, दूरी कारण है, बहुत सारे कारण हैं। भारतीय आर्य और ईरानी का यह पारिवारिक संबंध बहुत निकट का है। दोनों शाखाओं की प्राचीन भाषाएं जुड़वा बहनों के समान है। यूपीएससी में पूछा हुआ यह स्टेटमेंट है कि दोनों शाखाओं यानी वैदिक संस्कृत और अवेस्ता की प्राचीन जो भाषाएं हैं ये दोनों ट्विंस की तरह जुड़वा बहनों के समान है, जिनमें एक की प्रकृति को जानने के लिए, एक के नेचर को समझने के लिए दूसरे की प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। कैसी रही ये कक्षा? संस्कृत, वैदिक संस्कृत और अवस्था में साम्य वैषम्य, ये कई प्रश्नों को अपने में समेटता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। और भाषा विज्ञान का ये सीरीज चल रहा है जिसमें काफ़ी 10, 12 या 15 तक वीडियोज बनेंगे, जिसके बाद कोई प्रश्न आपसे छूट नहीं सकता है। आप सभी प्रश्नों के आंसर, उत्तर आसानी से दे पाएंगे, चाहे मुख्य परीक्षा हो या एक दिनी परीक्षा जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। भाषा विज्ञान के जो अन्य वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो आप संस्कृत एरा पे जाइए और उसे देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको अपने नियर एंड डियर को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल संस्कृत के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। आपके पास अति ऑथेंटिक मटेरियल आएंगे और व्याख्या जो आपके पास आएगी, इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा प्रत्येक मैटर का, वह बिल्कुल बेसिक टू प्रो लेवल का होगा, जो आप महसूस भी कर पा रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। आप हमारे साथ इतने देर तक रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।